Everyone, we are seeing the 500 important series for 2024. So we'll see the few important questions for today. आप जाके all my 35 videos I have published before, go and watch. Okay, आप बिल्कुल जाके उनको देखोगे. Every question you will see. आप 10-15 मिनट टाइम दीजिए डेली बेसिस पे. You get time while you are doing lunch, dinner, or you're sleeping. Before sleeping, you can just go through that video. 10-15 minute videos, but it's going to be a big value addition to your preparation. Okay, so first question for today is the drought adapted species. Okay, which of the following are the drought adapted species? Such questions you know very well कि आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो. तो आप देख लीजिए यहाँ पे. You got three options: bubble, aloe vera and lemongrass. Okay, so most of the students kind of mark will all three, and yes, the answer is also all three. इसमें कुछ गलत नहीं है, बट येस यू शुड बी केयरफुल. जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑफ ट्रैक ऑप्शंस हो तो आप थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान दीजिएगा. इफ़ यू सी हियर आई हैव मेंशन ऑल द क्रॉप्स विच आर ड्रॉट रेजिस्टेंट. ठीक है, एक बार आप इन सब के नाम देख लेना. करी लीव्स, कैक्टी, डेट पाम, ड्रैगन फ्रूट, यूकलिप्टस एंड है ना, जैक फ्रूट, लेवेंडर, सॉरी लेमन ग्रास, मैरीगोल्ड, नीम. ओके, तो इनका आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग the Artemis Accord. The first question says the Artemis Accord are non-binding set of principle designed to guide civil space exploration. तो सबसे पहले आर्टेमिस अकॉर्ड किसके लिए है? सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन को डिज़ाइन करने के लिए, गाइड करने के लिए. एंड फर्स्ट इज नॉन बाइंडिंग. India is a part of Artemis Accord, and Artemis Accord signatories are committed for providing information regarding their prospective national space policies in accordance with the national rules and regulations. ठीक है, ये उनको करना पड़ेगा, ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी इफ़ यू आर पार्ट ऑफ आर्टेमिस अकॉर्ड. ओके, तो आप देख लीजिए आंसर इज सी अगेन ऑल थ्री, एंड इट वाज इन न्यूज़ सो मेनी टाइम्स. आप देख लीजिए इंडिया इज ऑल्सो ए मेंबर. ओके, इंडिया भी मेंबर है. यू शुड बी केयरफुल अबाउट दिस. नाउ अभी ये कब का न्यूज़ में है? देन इट्स लाइक 22 when I posted this, I framed this question, it was in June, but every year every month this is in news. Okay, तो आपको ये मतलब नहीं है कि कब ये न्यूज़ में है कब नहीं है. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट. नाउ इफ़ यू सी आर्टेमिस अकॉर्ड, इनका आप देखोगे ग्राउंडेड इन द आउटर स्पेस टेरिटरी 1967. ग्राउंडेड मतलब इससे रिलेटेड ही है, राइट? द आर्टेमिस अकॉर्ड आर द नॉन बाइंडिंग सेट ऑफ प्रिंसिपल डिजाइन टू गाइड द सिविल एक्सरसाइज. सही है स्टेटमेंट. ठीक है, को लेड फॉर द यूनाइटेड नेशन by the Department of States and the NASA. The Artemis Accord was launched in 2020. इसको भी याद रखोगे. It was launched in 2020. Artemis Accord with Australia, Canada, Italy, Japan, Luxembourg, the UAE, United Kingdom and United States. इतने लोग ने स्टार्ट किया था, बाद में इंडिया ने ज्वाइन किया. So India is not a founding member. ठीक है, एज ऑफ मे 25 सिग्नेटरीज आर देयर. सो यू हैव टू कीप दिस आर्टेमिस अकॉर्ड इन माइंड. ट्रांसपेरेंसी इज द की प्रिंसिपल फॉर द रेस्पॉन्सिबल सिविल स्पेस. अब देखिए आर्टेमिस अकॉर्ड सिग्नेटरीज आर कमिटेड टू द ब्रॉड डिसेमिनेशन of information regarding their respective national space policies and space exploration plans in accordance with the national rules and regulations. तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है. सो दिस मेक्स ऑल थ्री. ओके, ऑल थ्री. तो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल कि ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आप देखिए यहाँ पे, एज पर द न्यूज स्टडी, न्यू स्टडी, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द स्पिन ऑफ द टेबल टेनिस बॉल. अब स्टडी हुई है रिसेंटली, एंड द स्पिन ऑफ द टेबल टेनिस बॉल. ये द हिंदू के न्यूज़ में आया था ये आर्टिकल, है ना. तो देयर आर थ्री रीजन्स आर गिवन: एंगल ऑफ इंसिडेंस, फोर्स एट विच द बॉल स्ट्राइक द सरफेस, एंड द फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस. तो आप देख लीजिए आंसर क्या है. बी ओनली टू, कोई एक गलत है. थर्ड रीजन इज गलत. फ्रिक्शन इज नॉट गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फैक्टर. देखिए तीन रीजन थे. द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिन हैज प्रोनाउंस इफेक्ट इन टेबल टेनिस वेयर प्लेयर्स यूज gripping rubber coated paddles to strike the ball. Now in this new study, scientists have reported only the angle of incidence and at which the angle ball approach the surface, and the friction on the surface affects the spin of the table tennis ball. तो एक बार देखते हैं, शायद ऑप्शन गलत है. only the angle of the incidence and the friction. okay, these are the two reason where the spin is decided. अब यहाँ पे क्या दे रखा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड फोर्स एट विच द बॉल. ये गलत है. बी ओनली टू आर करेक्ट, राइट? तो ये सेकेंड ऑप्शन गलत है. फ्रिक्शन भी सही है एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द बॉल एंड द फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस. ओके, ये अगर टेबल है, बॉल स्ट्राइक करने का एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट, एंड द फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस. तो थर्ड सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ओके, थर्ड रीजन इज करेक्ट. सेकेंड, इस चीज़ का ध्यान रखोगे. द हिंदू के न्यूज़ में ही आया है. सो दिस इज फॉर द सेकंड क्वेश्चन. थर्ड आप देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रेफरेंडम. ओके, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन. आपको पता होना चाहिए इंडिया में रेफरेंडम का क्या हिस्ट्री रहा है.
मेरा हिस्ट्री से बहुत कंसर्न रहता है। हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टॉपिक के लिए, ठीक है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंडम इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया। तो पहला क्वेश्चन ये है, रेफरेंडम इंडिया में प्रोहिबिटेड है, ठीक है, इंडिया में रेफरेंडम नहीं होता। अब एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आप सेकंड स्टेटमेंट को सही देखकर एक्साइटेड नहीं होना है, पहले पार्ट को भी देखना है। पहले पार्ट को, इंडिया हैज़ नेवर एक्सरसाइज रेफरेंडम आफ्टर द इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने कभी रेफरेंडम एक्सरसाइज नहीं किया। रेफरेंडम इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मेजरली प्रैक्टिस्ड बाय नॉन डेमोक्रेटिक नेशंस। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अभी देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। ओके, सो आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। सो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंडम इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया। रेफरेंडम इज ए प्रोहिबिटेड इन इंडिया। अच्छा, पहले देख लीजिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है। मेजॉरिटी ऑफ द डेमोक्रेटिक नेशन अक्रॉस द वर्ल्ड फॉलो द सिस्टम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी व्हेन सिटीजन्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता, सिटीजन्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सम कंट्री सिटीजन्स डायरेक्टली टेक पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट। अभी क्या है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। अभी क्या है, हम डायरेक्टली जब पार्टिसिपेट करने लगे उसको डायरेक्ट कहते हैं। तो रेफरेंडम क्या है, इनडायरेक्ट गलत है। रेफरेंडम का मतलब होता है डायरेक्ट, सिटीजन्स पार्टिसिपेट। ओके, सो अब देखिए आप, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज इंडिया हैज़ प्रैक्टिस रेफरेंडम आफ्टर इंडिपेंडेंस। आपको मैं एग्जांपल्स देता हूँ, आपको समझ में आएगा। Independent India and referendum. The constitution as adopted by the Constituent Assembly did not have the provision of referendum. However, the nation witnessed referendum on 5 key occasions. First, during the incorporation of the Chandranagar within the territory of India, incorporation of the princely state of Junagadh, Pondicherry voting to join the Indian unity in 1954, incorporation of Goa, Daman and Diu. It should be noted that the government did not call the exercise a referendum but an opinion poll. However, in fact, it was a referendum. The last referendum happened in 1975 when inhabitants of सिक्किम डिसाइडेड ऑन द मर्जर विथ इंडिया। सो रेफरेंडम इंडिया में हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस। सेकेंड स्टेटमेंट इज काइंड ऑफ, यहाँ लिखा है ना नेवर, ये गलत है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, तो आप देख लीजिए ऑल थ्री, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज साइलेंट इन रेफरेंडम, देयरफॉर थ्योरेटिकली रेफरेंडम इज नीदर अलाउड नॉट प्रोहिबिटेड। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ने तो कुछ बोला ही नहीं रेफरेंडम के बारे में, पर रेफरेंडम इंडिया में हुआ है, तो वी कैन से दैट नीदर साइलेंट, नीदर प्रोहिबिटेड है और नीदर अलाउड। ओके, all three statements are clear to you. Now moving to the next question regarding the United General Assembly established the office of the High Commissioner for the Human Rights in 1993 after Vienna Declaration. ये टिपिकल एक यूएन का कन्वेंशन टाइप क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है और आपके लिए जो बहुत मुश्किल होता है उस तरीके का क्वेश्चन है, बट आप कर लो, देख लो, ठीक है। इट एस्टैब्लिश द ऑफिस after the Vienna Convention. Universal Periodic Review (UPR) is designed to ensure equal treatment for every country where the human rights situation are assessed. Equal treatment for every country. Okay, UPR. The objective of UPR is to review the fulfillment of the human rights commitments at the United Nations member states as set out by Universal Declaration of Human Rights. Okay, तो जो Universal Declaration of Human Rights में डिक्लेयर हुआ है प्रिंसिपल्स, उसको फुलफिल करने के लिए ये UPR है, ठीक है, UPR. Now you will see all statements are correct here. ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। तो आप देख लीजिए, दिस फैक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री देख लीजिए आप एक बार, हिस्ट्री देख लोगे तो आपको, और ये बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट से है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एस्टैब्लिश द ऑफिस, ओके, 1993 थ्रू दिस रेजोल्यूशन। दिस वॉज जस्ट फ्यू मंथ्स आफ्टर द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ द ह्यूमन राइट्स एडॉप्टेड द वेना डिक्लेरेशन, ओके, आफ्टर द वेना डिक्लेरेशन। सो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। प्लान ऑफ एक्शन, वेना डिक्लेरेशन पता होना चाहिए आपको, होप सो आप सबको पता है, राइट। Adopted by 171 states, the Vienna Declaration renews the world commitment of human rights. तो वेना डिक्लेरेशन कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स से भी, आप देखो, बहुत एक डिक्लेरेशन का मतलब ये नहीं होता कि एक ही चीज़ से वो अटैच होता है, राइट। यहाँ पे वेना डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स से भी अटैच है, ओके। इट ऑल्सो कॉल्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग एंड द हार्मोनाइजिंग द मॉनिटरिंग कैपेसिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम विद रिगार्ड्स टू ह्यूमन राइट्स। अब देखिए, यूपीआर वॉज क्रिएटेड बाय जनरल असेंबली इन 2006 में बना, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूपीआर टू रिव्यू द फुलफिलमेंट ऑफ द ह्यूमन राइट्स कमिटमेंट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ऑल 93 ह्यूमन स्टेट्स एज सेट आउट इन यूएन चार्टर, ओके। तो आप देख लीजिए, इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, यूपीआर क्या है एक बार के लिए। ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर, एक बार आप पॉज करके पढ़ लीजिए। नाउ मेडिटेरियन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू एनवायरमेंट। कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू एनवायरमेंट एक इंपॉर्टेंट, ओके। इट वॉज स्टैब्लिश इन लाइन विद द बार्सिलोना कन्वेंशन, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। बार्सिलोना कन्वेंशन इज रिलेटेड टू मेडिटेरियन, ठीक है, इसका ध्यान रखोगे। मोरक्को एंड अल्जीरिया आर द मेडिटेरियन कंट्रीज, मतलब बॉर्डर करते हैं मेडिटेरियन सी से, नहीं, ये देख लीजिए आप। तो आंसर इज, पॉज करके आंसर बताइए, और आंसर इज सी, बोथ 1 and 2, बिकॉज इफ यू सी हियर मेडिटेरियन
2006-25 provides an integrative policy framework for all stakeholders, including MAP partners, Mediterranean partners, to translate the 2000 agenda and the. तो ये आप थोड़ा देखिए इनका पर्पस क्या है यहाँ पे. एंड इट वॉज स्टैब्लिश इन लाइन विद आर्टिकल 4 ऑफ द बार्सिलोना कन्वेंशन. ठीक है, तो बार्सिलोना कन्वेंशन का मतलब मेडिटेरियन, याद रखना आज से, भूलना नहीं बिल्कुल. ओके, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. एंड यस, टुडे यू विल सी द मैप. मोरक्को एंड अल्जीरिया आर द कंट्रीज. मैप देना मैं थोड़ा सा भूल गया यहाँ पे, बट डोंट वरी, यू कैन जस्ट गो थ्रू द मैप एंड यू कैन पेस्ट. तो आप थोड़ा सा मैप देख लीजिए आज कि मेडिटेरियन कंट्रीज कौन कौन से हैं. यू शुड बी नोइंग मेडिटेरियन कंट्रीज कौन कौन से हैं, एक बार आप जरूर जाके देखोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज और पार्ट ऑफ द अमेजोन बेसिन. अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट. अमेजोन फॉरेस्ट हमेशा न्यूज़ में रहता है ड्यू टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. वहाँ पे प्लांट्स कम हो रहे हैं, फायर्स हो रहे हैं, स्पीसीज लॉस्ट हो रहे हैं. अमेजोन तो ऑलवेज इन न्यूज़, राइट. तो एक बार आप कंट्रीज देख लीजिए कौन कौन से, इसमें से 4 कंट्रीज हैं आपके पास, और आपके पास ऑप्शन है, पॉज करके आप देखिए. एंड मूविंग टू द सोल्यूशन. ओनली 3. सी आंसर इज सी, ओनली 3. इनमें से कोई एक गलत है. आप देख लीजिए, अभी भी आप बता सकते हो कौन सा एक गलत है, तो भी आप थोड़ा सा आई फील लाइक यू आर गुड. ओके, तो आप देख लीजिए इसमें से कौन सा गलत है. नाउ सी मेडिटेरियन जो भी यह नाम, इक्वाडोर, वेनेजुला, गयाना, सुरिनाम, फ्रेंच गयाना, है ना, ब्राज़ील, ये आप देख लीजिए इन कंट्रीज को, पेरू, बोलीविया. तो इनमें से कौन सा कंट्रीज पार्ट नहीं है, देख लीजिए आप यहाँ पे. परसेंटेज ऑफ द कंट्री ऑफ द अमेजोन, सबसे ज़्यादा परसेंटेज कहाँ पर देखिए आप, एज पर द एरिया, गयाना में. ठीक है, एंड द परसेंटेज ऑफ अमेजोन इन ईच कंट्री. देखिए ये आपको पहले से पहले याद रखना है कि परसेंट ऑफ अमेजोन इन ईच कंट्री सबसे ज़्यादा परसेंटेज कहाँ पर है. इट्स इन ब्राज़ील. ब्राज़ील में देखिए सबसे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे अमेजोन सबसे ज़्यादा है. दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. और उसके बाद देख लीजिए कहाँ पे ज़्यादा, 60 के बाद तो देखिए आई थिंक 11% ही है पेरू में. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पेरू. ओके, पेरू, ब्राज़ील, इनका नाम याद रखोगे आप. अब ये कह रहा है एज पर द एरिया कितना परसेंटेज ऑफ द कंट्री अमेजोन में है ना. ये तो हो गया कि अमेजोन कौन सी कंट्री में ज़्यादा है. अब ये है कि एज पर द एरिया ऑफ द कंट्री कौन सा कंट्री का एरिया सबसे ज़्यादा अमेजोन में है. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका गयान, ये गयान. ठीक है, पूरा ही ऑलमोस्ट. ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना. समझ में आ गया. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इसमें से आंसर कौन सा गलत है, चिली गलत है, ये पार्ट चिले गलत है. चिले ये वाला आंसर गलत है, चिले. तो आप इसको याद रखोगे. देखिए यहाँ पे चिले नहीं है. ओके, सो आंसर इज ओनली 3. बहुत इंपॉर्टेंट ये डेटा है, इसको याद रखोगे हमेशा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द स्पाइडर्स. Spiders can build webs in the space also. Okay, spider can be both carnivorous and herbivorous. Spider venoms contain the proteins and polypeptides that perform various functions including the antimicrobial function. अब देख लीजिए स्पीसीज के बारे में सिंपल स्टेटमेंट्स एग्जाम में आते हैं और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो आप इट्स कैन बिल्ड द वेब्स इन द स्पेस. आप देख लीजिए आंसर बी, ओनली 2. कोई एक गलत है. अब देखते हैं कौन सा गलत है. A new paper has noted that the webs built by spider in space, okay, वे आर क्वाइट सिमेट्रिक. तो स्पेस में भी बनाता है. ठीक है, तो इस चीज़, ये तो पेपर का एक कंक्लूजन है, इसको आप पढ़ लीजिए. बट स्पेस वाला जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो सही है. स्पाइडर वेनोम्स आर यूज, ये थर्ड स्टेटमेंट भी सही है. और सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज स्पाइडर्स आर कार्निवोरस. ओनली 2 एक्सेप्शंस कैन नॉट डिस्क्राइब देम हर्बीवोरस. ओके, सिर्फ 2 स्पीसीज ऐसे हैं जो हर्बीवोरस हैं थोड़े बहुत. तो उनका उसका मतलब ये नहीं होता कि दे आर हर्बीवोरस. अगर क्वेश्चन में आया तो आप 100% कार्निवोरस को टिक करोगे. अगर ये रहा कि मेजॉरिटी ऑफ द स्पाइडर्स आर कार्निवोरस, वो स्टेटमेंट सही होगा. मेजॉरिटी ऑफ द स्पाइडर्स आर हर्बीवोरस, वो गलत हो जाएगा. और मेजॉरिटी ऑफ द स्पीसीज आर कार्नी प्लस हर्बी, ये भी गलत हो जाएगा. आपका कार्निवोरस है 99%, तो आपका आंसर होगा ओनली 2. ये गलत कर दोगे, हर्बीवोरस नहीं है. इसका थोड़ा सा ध्यान रखोगे, स्पेस का भी ध्यान रखोगे. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट. ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा है. यहाँ पे अगर आपने गलती करी आज, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप बिल्कुल भी रिवाइज नहीं कर रहे हो, चीज़ों को भूल जा रहे हो. आज पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है आपको, कल भूल जा रहे हो. इस तरीके से जीवन थोड़ी चलेगा. बताइए आप लोग कैसे चलेगा. अगर आप भूल जाओगे ऐसे क्वेश्चंस को करना, ऐसे क्वेश्चन को याद नहीं रखोगे, तो कैसे आगे बढ़ोगे. तो अपॉइंटमेंट ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में आप दोबारा नहीं पढ़ूंगा आज. इस क्वेश्चन को पॉज करके इसको देखिए, और इसका आंसर मैं देता हूँ. आंसर इज C, 3 ओनली. फर्स्ट और सेकेंड इनकरेक्ट है. ठीक है, अब आप इसका आंसर यहाँ पे जाके ढूंढोगे एज पर द CVC एक्ट 2003. देख लीजिए आप, है ना, चेयरपर्सन कौन है.
तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू मेंशन हियर, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हियर। सीबीसी एक्ट 2003 के अंदर जो चेयरपर्सन है दैट इज़ सीवीसी से सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है, होम अफेयर्स नहीं होता। ओके, होम अफेयर्स नहीं होता। इसका आप थोड़ा सा याद रखोगे, लीडर ऑफ अपोजिशन और ये सब नहीं होता है यहाँ पे, तो इसका भी आप ध्यान रखोगे। सीवीसी का हो गया। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द सुप्रीम कोर्ट शैल कंप्रोमाइज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द नॉट मोर देन 7 अदर जजेस। ठीक है, 1+7 कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब किया है एज पर द क्वेश्चन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस कुड बी इंक्रीज बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। पार्लियामेंट एक लॉ बनाती है, उससे मैक्सिमम नंबर जजेस को हम इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने 7, जैसे जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन, सपोज कॉन्स्टिट्यूशन ने 8 किया, हमने करंटली 31 कर रखा है। ठीक है। A person eligible to be appointed a judge of Supreme Court, he of citizen of India and in the opinion of the president is a distinguished jurist। मैंने जानबूझकर डेलिबरेटली इसको एक थोड़ा सा वर्ड प्ले किया है यहाँ पे आपके साथ कि आपका कंसंट्रेशन फोकस पढ़ने में है कि नहीं। ठीक है, तो आंसर देख लीजिए क्या है, सी, ऑल 3 आर करेक्ट हियर। अगर यहाँ पे इस प्रेसिडेंट की जगह अगर मैं कुछ और लिखता, सबसे पहले तो ये देखिए, ये मैं इसको मैं एक्चुअली चेंज नहीं किया हूँ, पर इस जगह पे अगर पार्लियामेंट हो जाता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाता तो गलत हो जाएगा। प्रेसिडेंट को अगर लगेगा कि ये डिस्टिंग्विश जूरिस्ट है तो ये कर सकते हो। ठीक है, हो गया। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, जो भी जजेस यहाँ अप्लाई हुए, पहला स्टेटमेंट देख लीजिए, चीफ जस्टिस है नॉट मोर देन 7, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कहा था। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, पार्लियामेंट ने ये लॉ बनाया है और इस एक्ट को बार बार अमेंड करके ये पार्लियामेंट के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इंक्रीज करते हैं। ओके, तो अभी आप देख लीजिए, विद द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसेंट 9 जजेस विच आर 33 हो गए। ओके, और पार्लियामेंट बाय लॉ, अभी हाई कोर्ट में जाइएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर कैन बी इंक्रीज बाय प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर। ठीक है, तो पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में है, प्रेसिडेंट हाई कोर्ट में। तो ऑल 3 आर करेक्ट हियर। छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख के पढ़ना है। यूपीएससी में अगर आपने गहराई में ध्यान नहीं दिया, कॉन्सेप्ट्स में क्या ध्यान नहीं दिया, और दोनों में ध्यान नहीं दे के अगर प्रैक्टिस भी नहीं किया, तो आप बिल्कुल भी, मतलब आपका गेम खत्म है। फिर तो मतलब समझ लीजिए आप एसएससी पीसीएस तो और भी मुश्किल है। फिर तो आप नबार्ड वार्ड में थोड़ा सा इधर देख लीजिए, थोड़ा सा मेरे हिसाब से आरबीआई वगैरह का एग्जाम देख लीजिए, क्योंकि यूपीएससी में तो इधर बहुत बहुत अच्छे से पकड़ चाहिए टॉपिक्स पे। बिल्कुल, अगर थोड़ा सा भी हवाबाजी करोगे तो एग्ज़ाम रह जाएगा आपका 100%। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िए, क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, बट आपका प्रिपरेशन बहुत वीक है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो होप सो यू हैव लर्न समथिंग न्यू। कल फिर 10 क्वेश्चन और देखते हैं।